गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 12th का सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर कि आप पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में। इज दैट ओके? तो जैसा कि आपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था परसेंटेज कंपोजिशन के बारे में कि परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है और टाइप्स सॉल्यूशन के कितने होते हैं और सॉल्यूशन क्या होता है, मतलब जो भी था इंट्रोडक्शन क्लास था। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो सारा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है। इज इट ओके? तो देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मतलब कि कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है, कोई भी सॉल्यूशन तैयार किया गया है, तो उस सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट होंगे, जिसमें कि हम एक बोल रहे थे सॉल्यूट और दूसरा बोल रहे थे सॉल्वेंट। देखो एक बात बता रहे हैं सबसे पहले तो कि अगर आप फर्स्ट लेक्चर नहीं देखें तो उसको जरूर देखो, इसलिए कि उसमें काफ़ी कुछ बताया गया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो वहाँ से भी आपको काफ़ी कुछ मिलेगा सीखने को, तभी यहाँ आप और अच्छे से समझ पाएंगे, अन्यथा ऐसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये सारा जो चीज़ हम बताने वाले हैं ये ऑलरेडी आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ये तो सारे बेसिक चीज़ है, समझ लो एक तरीके से। तो ये भी जो भी लेक्चर है सेकंड नंबर भी इंट्रोडक्शन का ही है, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट ऑलरेडी आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन आगे का कंसेप्ट जो है ना वो इससे रिलेटेड है, इसलिए ये देख रहे हैं सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को फिर से 12th क्लास के अंदर में भी। इज दैट ओके? तो जैसा कि हम बता रहे थे कि कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ है तो उस सॉल्यूशन के अंदर में बाय वॉल्यूम कितना सॉल्यूट होगा और कितना सॉल्वेंट होगा, अगर ये हम चेक करते हैं। वहाँ मास परसेंटेज के अंदर में हम लोग बाय वेट चेक कर रहे थे कि मास के अनुसार कितना है वो, है ना, बाय मास कितना है उस सॉल्यूशन के अंदर में सॉल्यूट और सॉल्वेंट। लेकिन यहाँ जो हम चेक करने वाले हैं वो बाय वॉल्यूम चेक करने वाले हैं कि कितना परसेंटेज जो होगा वो बाय वॉल्यूम में सॉल्यूट का होगा और कितना जो होगा वो सॉल्वेंट का होगा। इज दैट ओके? ये बहुत ही इजी चीज़ है। तो अगर हम परसेंटेज देखने वाले हैं, मतलब कि 100 में कितना होने वाला है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो हम लोग किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे? तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर, 10% एथेनॉल सॉल्यूशन दिया हुआ है, मतलब कि एथेनॉल का परसेंटेज कितना है? 10 है। तो ये आप जान लीजिए कि तो वो जो 10% है तो उसमें जो वाटर की जो ये होगी वो कितना होगी? 100 मिलीलीटर की भागीदारी होगी उसके अंदर में। समझ में आ रहा है मेरा बात? लेकिन वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है, इसलिए ये 10% है तो 10 मिलीलीटर एथेनॉल हो जाएगा, 100 मिलीलीटर वाटर हो जाएगा। क्योंकि जब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम रहता है तो याद रखिए मिलीलीटर में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। इज दैट ओके? जैसे कि आपको एक सामने एग्जाम्पल दिया हो, वो छोटा सा एग्जाम्पल है और सारा इंट्रोडक्शन के रूप में ही हम लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तो सारा कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसलिए हम मान लो एकदम छोटा सा एग्जांपल दिए हैं कि 60 मिलीलीटर ऑफ एथेनॉल इज डिसॉल्व इन द 90 मिलीलीटर ऑफ वाटर, देन फाइंड द वॉल्यूम परसेंट। इज दैट ओके? तो कैसे निकालोगे? देखो, तो सबसे पहले लिखोगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो हम बताए थे तो सॉल्यूट यहाँ वॉल्यूम कितना है 60 मिलीलीटर, लिख दिए इस तरीके से। अब आगे लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ क्या? सॉल्वेंट। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट कितना है बाबू? मान लो हम दे देते हैं 90 मिलीलीटर। इज दैट ओके? अब क्या करेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आपको मालूम है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट होता है, तो 60 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 150 मिलीलीटर। अब आपको निकालना है परसेंटेज, तो लिख देंगे कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सॉल्यूट, इस तरीके से निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा? 60 बाई कितना है? 150 इंटू 100। 10 से 10 यहाँ कट गया, तो ये कितना हो गया? देखो बताओ बाबू, 600 बाई 15, तो कितना हो जाएगा? ये 4 से कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 40%, तो ये हो जाएगा 40%। अब इसके आगे तुम दो तरीके से बना सकते हो, हम दोनों तरीका बताएंगे। हालांकि देखिए आप ध्यान से हर चीज़ को समझे, इग्नोर ना करें, इसलिए कि आपको लगा कि सर क्या सिखा रहे हैं, ये तो चीज़ें ईजी है। ईजी भले है, लेकिन आप ध्यान से फिर भी जानिए, सीखने का कोशिश कीजिए, ठीक है? तो 11th क्लास के भी बच्चा को देखना चाहिए। अब देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट जो है वो हम लोग आगे कैसे सॉल्वेंट का निकालेंगे, तो लिख देंगे क्या कि V बाई V% ऑफ सॉल्वेंट। तो तुम ऐसे निकाल लोगे, कितना हो जाएगा? 90 डिवाइडेड बाई 100
50 इंटू 100 और ये 0 से 0 कट जाएगा। तो कितना बच जाएगा हमारे पास बाबू, ये हो जाएगा 90, तो 900/50, तो यहाँ कितना हो जाएगा 60%। हालांकि तुम ऐसे भी कर सकते हो कि सॉल्यूट परसेंटेज प्लस सॉल्वेंट परसेंट इज इक्वल टू 100 होता ही है, मालूम है ना। तो 100 होगा सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो अगर हम केवल सॉल्वेंट का परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, सॉल्वेंट परसेंट इज इक्वल टू, तो 100 माइनस सॉल्यूट परसेंट हो जाएगा। तो कितना हो जाता है 100 माइनस सॉल्वेंट निकालना चाह रहे थे, तो सॉल्यूट का हम कितना लेकर के आए थे, याद है ना 40%। तो 100% माइनस 40% अगर कर देंगे तो ऐसे भी 60% आ जाएगा। मतलब अगर देखो एग्जाम हॉल में अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो 100 माइनस उतना कर लिया करो, इतना डिवाइड करोगे टाइम ज़्यादा किल होगा, इज दैट ओके। तो आप 100 माइनस अगर जितना परसेंट निकल के सॉल्यूट का आया है उसमें से अगर घटा लोगे तो सॉल्वेंट का परसेंट निकल के आ जाएगा। ये डायरेक्ट बना सकते हो और जल्दी बन जाएगा, इज दैट ओके। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा तो इसको हम लिटिल बिट ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा ऊपर बना देते हैं। हमने यहाँ लिखा था 900/15 इंटू 10, इसलिए कि 50 था ना, तो ये 0 से 0 कट गया था, तो 90 तो यहाँ से जब काटेंगे तो ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 60% आ जाएगा। ठीक है, अब तो दिख रहा होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी जो हम अब सीखने वाले हैं, पहले हमने मास परसेंटेज सीखा, फिर हमने वॉल्यूम परसेंटेज सीखा, तो अब मास बाई वॉल्यूम परसेंट सीखेंगे, मतलब कि वेट बाई वॉल्यूम सीखेंगे। अब वेट बाई वॉल्यूम सीखेंगे, वो भी काफ़ी इजी है। ठीक है, तो चलो इसको मिटाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि वेट बाई वॉल्यूम क्या कहता है अपने आप को। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब इसके बाद आप टॉपिक देंगे साथ में लिखे, तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। क्या लिखोगे, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। चलो लिखिए वेट बाई। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट को समझेंगे। तो यहाँ वेट लेना है और यहाँ वॉल्यूम लेना है, मतलब कि मास जो होगा सॉल्यूट का वो मास में रहेगा। सॉल्यूट का जो उसमें जो कंपोनेंट होगा सॉल्यूशन के अंदर वो किस चीज़ में रहेगा, मास के अंदर में रहेगा, वो वहाँ वेट दिया हुआ रहेगा, ग्राम में रहेगा। और सॉल्यूशन के अंदर में जो सॉल्वेंट होगा वो सॉल्वेंट की जो अमाउंट होगी, जो सॉल्वेंट जो कंपोनेंट होंगे वो जो रहेगी वो हाँ वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम में रहेगा, कितना मिलीलीटर, ये 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर या 180 मिलीलीटर। लेकिन वो जो वॉल्यूम रहेगा वो सॉल्वेंट का दिया हुआ रहता है, लेकिन उसको मानते हैं हम लोग सॉल्यूशन, इसलिए क्योंकि हम लोगों को जो पढ़ना होता है वो वॉल्यूम बाई वेट बाई वॉल्यूम परसेंट, तो मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 होता है। तो जो वाटर की अमाउंट हो, इथाइल अल्कोहल की अमाउंट हो, या कोई भी ये अमाउंट होती है दिया हुआ, हम उसको सॉल्यूशन मानते हैं कि वो उतना सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसलिए कि वेट और वॉल्यूम को तो आपस में ऐड करोगे नहीं आप, तो जो दिया हुआ रहता है वो क्वांटिटी, उसको हम लोग डायरेक्ट मान लेते हैं किस चीज़ के रूप में, सॉल्यूशन के रूप में। मतलब जैसे एग्जांपल से 5% वेट बाई वॉल्यूम शुगर सॉल्यूशन इन वाटर दिया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 5 ग्राम जो शुगर है वो डिजॉल्व है कितना में, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। देखो 5 ग्राम था वाटर के अंदर में, लेकिन हम लोग मान रहे हैं कि 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में वो डिजॉल्व है, मतलब कि जो दिया हुआ सामने वाले का क्वांटिटी है उसको ऑलरेडी हम लोग ये जो वॉल्यूम है वो सॉल्यूशन का वॉल्यूम मान के चलते हैं। जैसे एग्जांपल से हम देते हैं, मान लो 20 ग्राम ग्लूकोज दे रखा है आपको C6H12O6 जो डिजॉल्व है 60 मिलीलीटर में, तो आप कैसे बनाएंगे, तो बहुत ईजी है यार। तो वेट बाई वॉल्यूम, तो देख लो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है तुम्हारे पास कितना है, 20 ग्राम है, 20 ग्राम है। अच्छा, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो उसको डायरेक्ट मान लेंगे हम लोग, क्या 60 मिलीलीटर। तो वेट बाई वॉल्यूम परसेंट कैसे करोगे, वेट बाई V परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, 20 बाई कितना 60 इंटू 100, चूंकि परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 0 से 0 कट गया तो कितना हो गया 200/6, तो कितना हो जाएगा, ये कट के देखो तो यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 33.33%। तो आपको इतना ये वेट बाई वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे तो 33.33% आ जाएगा। ठीक है, इसी वेट बाई वॉल्यूम में एक और टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि मतलब आपको डेंसिटी दिया हुआ है
और डेंसिटी दे रखा है और सामने वाले का, और वॉल्यूम दे रखा है, तो ऐसी स्थिति में आपसे पूछेगा कि वेट बाई वेट परसेंट, मतलब कि वेट बाई वॉल्यूम परसेंट आपको निकालना है, और वेट बाई वॉल्यूम परसेंट से आपको वेट बाई वेट परसेंट में जाना है। तो कैसे निकालोगे? तो जैसे हम इसको एक प्रॉब्लम से समझाते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो एक स्क्रीनशॉट ले लिए, अब इसका देखो एक प्रॉब्लम दे रहे हैं तुमको, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अब इसको कैसे बनाओगे? ये शुगर सॉल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर, देन फाइंड द वेट बाय वेट परसेंट। आपको दिया हुआ है वेट बाय वॉल्यूम, आपको पहुंचना है वेट बाय वेट परसेंट में। तो कैसे निकालोगे? बहुत ही ईजी है, देखो कैसे निकालेंगे। 10% वेट बाई वेट दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो है वो 10% दे रखा है, और ये जो है वो 100 मिलीलीटर दे रखा है। चूंकि वेट बाई वॉल्यूम है तो हमने आगे कहा था कि अगर मालूम नहीं तो वो 100 मिलीलीटर हो जाएगा। 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में ही वो 10% रहेगा, अभी अभी हमने आपको बताया। तो कैसे निकाल दोगे? तो देखो, तो यहाँ तो देखो सबसे पहले लिखो कि मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम मान लेंगे, ठीक है। इसके बाद देखो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना है बाबू? तो 100 मिलीलीटर है, ठीक है। इसके बाद आपको डेंसिटी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है? 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। ये आपको तीन चीज़ दे रखा है, लेकिन आपको निकालना क्या है? तो निकालना है वेट बाई वेट परसेंट में जाना है। तो वेट बाई वेट परसेंट क्या होता है? फॉर्मूला मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ क्या? सॉल्यूशन इनटू 100। लेकिन आपको मालूम है कि हमको मास ऑफ सॉल्यूशन मालूम नहीं है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे? तो देखो डेंसिटी और वॉल्यूम दिया हुआ है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम होता है ना। तो मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी दिया हुआ है, तो मास निकाल लेंगे। तो लिख देंगे कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास ऑफ SOLN कर ले रहे हैं, सॉल्यूशन इज इक्वल टू डेंसिटी कितना दिया हुआ है? 1.25, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? तो 100। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? मास ऑफ, समझ में आ रहा है ना? मास ऑफ सॉल्यूशन तो कितना हो जाएगा? 125 ग्राम। क्यों? क्योंकि 1.25 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन 125 ग्राम आ गया। तो हमारे पास अब देखो सॉल्यूट का मास आ गया 10 ग्राम और सॉल्यूशन का मास आ गया 125 ग्राम। तो लिख देंगे 10 बाई 125 इंटू 100। तो कितना हो जाएगा? ये देखो तो 1000 बाई 125, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 8% आ जाएगा। कितना आ जाएगा बाबू? 8%। इज दैट ओके? तो इस तरीके से भी हम वेट बाई वेट परसेंट में पहुंच सकते हैं कि अगर वेट बाई वेट देखा जाए तो इसका शुगर का जो सॉल्यूशन है 10% के अकॉर्डिंग, इसका देखा जाए तो 8% है उसमें वेट के हिसाब से उस 100 मिलीलीटर के अंदर में। इज दैट ओके? तो इस तरीके से भी प्रॉब्लम आ सकता है, तो आप ऐसे बनाएंगे, ठीक है। अभी नहीं करेंगे, जाओगे तो 12th में पहला क्वेश्चन ही रहेगा, लेकिन कहने का मतलब है कि जो प्रॉब्लम जो होंगे वो इसी पे बेस्ड होंगे, इसी तरीके से रहेंगे। इज दैट ओके? तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लेंगे। और इसके बाद बहुत ही ज़बरदस्त और इम्पॉर्टेंट जो कि तीसरा नंबर है, जिसका नाम है मोल फ्रैक्शन, उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसको आप ले लेंगे स्क्रीनशॉट। चलो, तो इसके बाद हम पढ़ते हैं मोल फ्रैक्शन के बारे में कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है। मोल फ्रैक्शन जो होती है वो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर में, हम लोग उसको कैसे समझेंगे कि कोई भी सॉल्यूशन आपको दिया गया है तो उस सॉल्यूशन में कितना फ्रैक्शन में सॉल्यूट है और कितना फ्रैक्शन में सॉल्वेंट है। जैसे कि मान लो कि एक कंटेनर है और इसके अंदर मान लो कि दो चीज़ें मिलाई हुई है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। एक सॉल्यूट मिलाया हुआ है और एक सॉल्वेंट मिलाया हुआ है, तभी तो ये सॉल्यूशन बना है। तो इस सॉल्यूशन के अंदर में, किसके अंदर में? इस सॉल्यूशन के अंदर में, इस सॉल्यूशन के अंदर में कितना पार्ट ये है ना, और कितना पार्ट ये है। तो ये जितना पार्ट ये होता है हम लोग पकड़ लेते हैं कि ये इसका फ्रैक्शन है और ये इसका फ्रैक्शन है। लेकिन निकालेंगे कैसे? तो सबसे पहले टॉपिक देंगे क्या? मोल फ्रैक्शन। इस मोल फ्रैक्शन को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ऐसे x,
एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन ये एक्स जैसा दिखता है पर इसका नाम है जीटा। क्या नाम है बाबू? जीटा। या फिर नीटा भी कहीं कहीं लिखता है। क्या लिखता है? नीटा। समझ में आ रहा है ना? या काई, काई भी कह देते हैं इसको कभी कभी। तो याद रखिएगा जीटा या नीटा कहते हैं, ठीक है। अब मोल फ्रैक्शन को जो रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको हम लोग लिखते हैं कि इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ, क्या बाबू? इट इज गिवन बाय द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ क्या? सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर मान लेते हैं हम कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो मोल को हम लोग एन से डिनोट करते हैं, मोल को जो है ना, मोल्स, देखो मोल्स, मोल्स जो है देखो ध्यान देना यहाँ एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। और मोल्स इज इक्वल टू होता है गिवन मास बाई मोलर मास। क्या होता है? गिवन मास बाई मोलर मास। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करना, गिवन मास बाई रियल मास। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो है हम उसको Na से डिनोट कर लेते हैं, और मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जो है बाबू वो हम लोग मान लो Nb से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि मोल्स जो है वो n होता है, n से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या बन जाएगा? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन जो बन जाएगा वो क्या हो जाएगा? Na प्लस Nb, ठीक है। अब देख लेते हैं कि मोल फ्रैक्शन हम लोग किस एक्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ एक फॉर्मूला बनाएंगे कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ Na माने सॉल्यूट का इज इक्वल टू क्या हो सकता है? तो Na बाई Na प्लस Nb। यस और नो? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब Na बाई Na प्लस Nb। इज दैट ओके? अब समझते हैं मोल्स कि मोल्स क्या होता है, मोल्स कैसे निकालेंगे। तो मोल्स निकालते हैं कि किसी सब्सटेंस का जो दिया हुआ मास है बाई रियल मास, जो उसका रियल मोलर मास निकालते हैं, वो दोनों का जो हम लोग डिवाइड करते हैं वही नंबर ऑफ मोल्स निकलता है। इज दैट ओके? तो इसका एग्जांपल से जैसे देखो, सबसे पहले मोल्स हम निकालने के लिए तुमको सिखा देते हैं। मान लो मोल्स निकालना है, एकदम छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, बोलते हैं कि 20 ग्राम NaOH का मोल्स निकाल के दिखाओ कि कितना मोल्स होगा। तो 20 ग्राम NaOH है ना, तो कैसे निकालोगे? देखो, तो मोल्स इज इक्वल टू एन इज इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास। तो गिवन मास कितना है? 20 बाई रियल मास। तो NaOH का मास कितना हो जाएगा? तो सोडियम का मास 23 है, ऑक्सीजन का मास 16 है और हाइड्रोजन का मास 1 है। तो 26, ये 23 और 16 39 और 1 40 हो जाएगा। तो 20 बाई 40 करेंगे तो कितना हो गया? 0.5 मोल। बहुत ईजी हो गया। मान लो एक और एग्जांपल जैसे दे दे सेकंड में कि 98 ग्राम H2SO4 इज इक्वल टू वाट मोल्स, ठीक है। वाट मोल्स अगर करें तो 98 ग्राम में तो N इज इक्वल टू क्या निकाल देंगे? तो 98 जो है वो गिवन मास है, गिवन मास है तो लिख देंगे 98। H2SO4 का मास निकाल तो रियल मास कितना आएगा? तो हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा मास, ठीक है, क्योंकि एक हाइड्रोजन का मास 1 ही होता है, एटॉमिक मास उसका भी 1, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास भी 1 होता है और नंबर भी 1 होता है। तो एटॉमिक मास हो जाएगा 1 हाइड्रोजन का 1, तो 2 हाइड्रोजन है तो 1 इंटू 2 तो 2 हो जाएगा। सल्फर का 32, तो सल्फर 32 और 2 कितना हो जाएगा बाबू? बताओ, 34। और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 64, इसलिए कि 1 ऑक्सीजन एटम का मास जो होगा 16 होगा, तो 4 ऑक्सीजन एटम है तो कितना हो जाएगा? 64। तो 64 और 34 करेंगे तो 98 ये भी आ जाएगा। तो 98 बाई 98 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 मोल। मतलब अगर मोल्स निकालना हो तो आप जो गिवन मास दिया हुआ है उसको, उसका अगर रियल मास के डिवाइड कर दोगे तो वो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। इसके बाद हम इसके ऊपर आपको एक प्रॉब्लम देते हैं, 1-2 प्रॉब्लम देंगे, फिर धीरे धीरे ये सारा खुद ब खुद क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक दिया जा रहा, आप साथ में लिखेंगे एक प्रॉब्लम। मान लो कि जैसे एक छोटा सा प्रॉब्लम हम दे देते हैं यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे कि इफ 20 ग्राम, चलो वही ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्स्ड विथ 72 gram of HCl, then find the mole fraction, of solute
एंड सॉल्वेंट, ठीक है ना। सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालो। तो सबसे पहले देखो, तो मोल्स निकालोगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, तो 20 बाई कितना कर दोगे, देखो यहाँ जान से 40, तो कितना आ जाएगा 0.5। अब यहाँ कर लोगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो कितना हो जाएगा, तो कितना है 72। तो गिब्बियन मास 72 और HCl का मास देखो, तो HCl का मास, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, क्लोरीन का मास कितना हो जाएगा 35.5, तो 35 मान के चलो, तो 35 और 1 कितना हो जाएगा 36, तो डिवाइडेड बाय 36, तो कितना हो जाएगा, ये 2 आ गया, इसका मोल 2 मोल ये आ गया। अब ये 0.5 मोल ये है और 2 मोल ये है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो यहाँ से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 प्लस 2 इज इक्वल टू 2.5 मोल, सॉल्यूशन आ गया, ठीक है एम। अब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो XA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो Na होता है ना, Na बाई Na प्लस NB, तो XA इज इक्वल टू Na, तो Na कितना निकाल के लाए हैं आप 0.5, और Na प्लस NB कितना आया है 2.5, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, तो XA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/25 आ जाएगा ना। तो अब इसको यहाँ अगर डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा 0.2 के आसपास आ जाएगा, 0.2। इज दैट ओके? देखो ना यहाँ 25 है, 5 से डिवाइड करेंगे 0 होगा, 0.2 ही ना आएगा क्योंकि ये तो कट जाएगा, तो 0.2 आ गया ये। तो अब निकाल लोगे यहाँ क्या, XB इज इक्वल टू, तो XB इज इक्वल टू क्या कर लोगे, XB इज इक्वल टू कर लोगे NB बाई Na प्लस NB, तो NB कितना है 2.5, तो कितना था 2 था, 2 मोल आया, तो 2/2.5 हो जाएगा, तो XB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/25, तो 20/25 है, तो 25 से 20 में ये कर लो, तो ये तो 8 आ जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे कितना 0.8, ठीक है। तो फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्यूट का 0.2 और मोल फ्रैक्शन आ गया सॉल्वेंट का 0.8। अब ऐसे भी तुम एक चीज याद रखोगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू जो होती है वो 1 से ज़्यादा कभी नहीं होती, ये आप याद रखेंगे। तो अगर एक मोल फ्रैक्शन की अगर मान लो कोई भी है, अगर 3 को भी 4 को भी दिया हुआ है ना एक साथ, जैसे मान लो कि सोडियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, कैल्शियम सल्फेट है, तो Na प्लस NB प्लस NC भी अगर कर लोगे तो भी उसका जो है वो वैल्यू हमेशा 1 के बराबर ही होता है, 1 से ज़्यादा नहीं होता है। तो आप एक चीज़ जानो, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होगा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर XA निकालना रहेगा तो 1 माइनस XB करके भी निकाल सकते हो। वो कैसे, तो नेक्स्ट प्रॉब्लम हम देते हैं, उसमें साथ में बनाना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, ठीक है। अब एक न्यूमेरिकल और दे रहे हैं जिसको साथ में बनाना हमारे साथ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, तो एक न्यूमेरिकल हम और दे रहे हैं, साथ में लिखो कि इफ 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड, क्वेश्चन नंबर 2 मोल फ्रैक्शन के लिए क्या दे रहे हैं बाबू, कि 49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 is mixed with 20 ग्राम ऑफ 20, चलो एक कम करते 30 ले लेते हैं, क्या 30 ग्राम ऑफ H2, या मान लेते हैं NaOH, इस तरीके से कितना लिए 49 लिए ना, तो इसके अमाउंट को थोड़ा इंक्रीज और कर लेते हैं ना, मिक्स्ड विथ कितना ले लेते हैं 80 ग्राम ऑफ NaOH, ठीक है। देन फाइंड दी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले लिखोगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू, तो 49 बाई कितना हो जाएगा 98, अभी आपने H2SO4 का मास निकाला था 0.5 आ गया। फिर आगे लिखोगे क्या, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा 80 बाई उसका कितना आ जाएगा 40, NaOH का मास अभी निकाले थे ना 40, तो 2 मोल ये आ गया। फिर से सेम क्वेश्चन पढ़ रहा है, लेकिन चलो कोई बात नहीं,
मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 2.5। तो अब हम लोग निकालेंगे एक्स ए इज इक्वल टू एन ए बाई क्या हो जाएगा एन ए प्लस एन बी। तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया 0.5 बाई 2.5, पॉइंट से पॉइंट कट करोगे तो आ जाएगा 5/25, तो जिसका कि वैल्यू आ जाएगा कितना 0.2। और अब निकालना चाहो तो क्या कर सकते हो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स ए। तो एक्स बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, तो एक्स बी इज इक्वल टू 0.m आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो ऐसे भी 1 माइनस ये करके बना सकते हो, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 के बराबर होती है। एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जो क्या मतलब थोड़ा डिफरेंट, चूंकि ये सेम क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है ना, तो डिफरेंट कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलो एक और थोड़ा ले लेते हैं, अलग डिफरेंट, थोड़ा हार्ड टाइप का। लिखो तो इस बार दूसरा देते हैं। लिखो इस बार कि 60 ग्राम इथाइल एल्कोहल, थर्ड नंबर, 60 ग्राम इथाइल एल्कोहल is dissolved with 90 gram of water, 90 gram of water. Then find the mole fraction of solute and solvent। ठीक है, ठीक से इसको समझो। 1 मिनट का टाइम दे रहे, बना के दिखाओ तो कैसे बनेगा, कुछ प्रोसेस वगैरह करो, लिखो, लिख के देखो क्या बनेगा, कैसे बनेगा। तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं। क्या, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिख देंगे। तो मोल्स निकालना शुरू करो तो क्या करोगे 60 बाई, तो इथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं C2H5OH। तो C2H5OH का मास निकालो, क्या हो जाएगा, तो C2 है तो कार्बन 1 है, 12 इंटू 2 + 5 + 16 + 1, चूंकि ऑक्सीजन के मास 16 होगा, हाइड्रोजन का 1, तो कितना हो गया 24 और 5 और 1 कितना हो गया 6 + 16, तो ये हो गया 30 + 16 इज इक्वल टू 46। कितना आ गया 46। तो 60/46 कर देंगे, तो 60/46 ये आ गया। अब मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, चलो गुना करके जल्दी बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट करेंगे तो ये हो गया तुम्हारा गिवन मास हो गया 90 बाई रियल मास कितना हो जाएगा वाटर का 80, तो ये तो 5 मोल आ गया, ठीक है। और ये डिवाइड करना होगा 46 से 60 में, ठीक है ना, 60 ग्राम दिए ना, 46 आएगा इसका, 24 × 5 = 29, 31 और 16 = 46, सही है ये। तो 1 टाइम लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14। अब यहाँ हम देंगे 0, तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट। अब 46 3 जा देख लेते हैं कितना आता है, 8 1 38, तो 1.3 मोल के आसपास आएगा ये 1.3। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन देख लिया जाए, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 1.3 प्लस कितना 5, जो कि 6.3 हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं, 6.3 मोल। तो एक्स ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Na/Na प्लस NV, तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना हो गया बाबू 1.3 मोल बाई कितना 6.3 मोल, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो एक्स ए इज इक्वल टू कितना बच गया 13/63। तो 13/63 है, यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ डिवाइड कर लेंगे हम लोग 13/63 है, तो 63 यहाँ आ जाएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। इज दैट ओके। तो हम लोग यहाँ 0 हो गया, तो यहाँ 30 हो जाएगा, 60 दूनी 120, तो 0.2 आ रहा है, तो 0.2 आ गया यहाँ, ठीक है ना। तो इसके 126, तो यहाँ हो जाएगा कितना 4, तो 0.2 अगर मान के चलो तो फिर से प्रॉब्लम हो गया यार, से पता नहीं कहाँ से एक ही प्रॉब्लम बार बार पड़ जा रहा है। 0.2 अगर x से आ रहा है तो x भी फिर से वही 0.8 आ जाएगा,
बुक में देखना डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मिलता है, कितना भी डिफरेंट कर रहे हैं पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच जा रहा है सेम क्वेश्चन पे, ठीक है ना। जस्ट ए कोइंसिडेंस, हम रट के तो आए नहीं थी कि दे दिए तुमको तो बार बार ही पढ़ रहा है, लेकिन जाओगे डिफरेंट रहेगा तो प्रोसेस सही रहता है, उससे बना लो गई दैट ओके। ये तो हम अपने मन से भी दिए, पता नहीं कहाँ से कैसे पहुँच गया, यही इसी ऑर्डर में पहुँच रहा है 0.2 0.8, ठीक है ना। याद रखना कि 1 माइनस करके ऐसे हम लोग बनाते हैं, मोल फ्रैक्शन को इस तरीके से बनाएंगे। हालांकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहता, और एक इंट्रोडक्शन था और रिविजन है 12th के लिए, ठीक है। और भी जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, जो लेक्चर नंबर 3 रहेगा, उसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोलालिटी और मोलैरिटी के बारे में, पार्ट्स पर मिलियन के बारे में, 3 चीज़ों के बारे में, और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और जल्द ही उस लेक्चर को भी लेकर आएंगे, जल्दी हम उस लेक्चर के अंदर मिलेंगे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज जो आपने सीखा वो सीखा किसके बारे में, वॉल्यूम परसेंट के बारे में, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट के बारे में, डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन को भी किया, मोल फ्रैक्शन के बारे में, जस्ट ए कोइंसिडेंस कि हमने 3 प्रॉब्लम दिया, तीनों प्रॉब्लम सेम टाइप का पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, आप जब जाएंगे एग्जाम हॉल में तो डिफरेंट भी रहता है, तो आप बनाएंगे तो यही तरीके से बनाएंगे, और दूसरा कोई तरीका है भी नहीं बनाने का। सारा कुछ हमने मोल वगैरह भी बताया आपको कि कैसे निकालेंगे, आप प्रैक्टिस कीजिए। आप बुक में अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम जरूर बताएंगे, और आप अपने तरफ से एक प्रॉब्लम बना करके कोई भी और हमको कमेंट बॉक्स में सेंड कीजिए दैट ओके। तो आज के लिए इतना ही इस लेक्चर के अंदर में, धन्यवाद।